हाँ सर। नमस्कार। आज के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है एक बहुत ही यंग डायनेमिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रुतिका ताम्रकार यादव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस हफ्ते हम वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक मना रहे हैं, जिसमें लगातार एंटीबायोटिक के बारे में हम सभी जानना चाहते हैं। तो इस बारे में जानने के लिए आज हमारे पास एक आमंत्रित सदस्य हैं डॉक्टर श्रुतिका, जिन्होंने भिलाई में अभी बहुत ही अच्छी एक लैब खोली है, RCID रीजनल क्लिनिकल एंड इन्फेक्शियस डिसीज़ लैब, और यह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रुतिका जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। सर मुझे याद है एक टाइम था जिस टाइम पे मैंने आपके अंडर रह करके ट्रेनिंग की थी। और सर आज का ये टाइम है जब मैं आपके साथ पे प्लेटफॉर्म शेयर कर रही हूँ। सर ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू श्रुतिका जी इन अच्छे शब्दों के लिए। हकीकत में आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। हमें पता लगता है कि आपकी लैब वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बीमारियों की भी अब जांच कर पा रही है जो पहले छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं थी। तो सबसे पहले आप बताइए कि RCID में आप क्या कर रही हैं, क्या है यह लैब और बाकी लैब से ये कैसे अलग है। सर RCID लैब है, इसका पूरा नाम है रीजनल क्लिनिकल एंड इन्फेक्शियस डिसीज लेबोरेटरी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा पूरा फोकस जो है वो इन्फेक्शियस डिसीज पे है। हम उस सभी प्रकार की इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारियों की प्रायतः सारी ही जांचें हम कर रहे हैं जो यहाँ पे पहले नहीं होती थी। और जिसकी वजह से जो बाहर भेजा जाता था, बाहर जाने की वजह से उनका डायग्नोसिस लेट होता था, डायग्नोसिस लेट होने की वजह से ट्रीटमेंट लेट होता था। तो हमारा पूरा टारगेट है कि हम उस तरह की बीमारी जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हंटा वायरस और ट्यूबरकुलोसिस। अगर सर मैं टीबी की बात करूं तो इंडिया जो है वो टीबी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंट है। हम सर टीबी का जांच करने वाले छत्तीसगढ़ के फर्स्ट स्पेशलाइज्ड इन्फेक्शियस डिसीज लेबोरेटरी हैं जो कि एक्सडीआर पे काम कर रहे हैं। सर एक्सडीआर जो है वो एक्सटेंसिवली जो ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं टीबी के लिए। सर हाँ, प्रायतः ये देखा गया है कि टीबी के जो मरीज हैं, गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्लान्स चला रही है एलिमिनेशन के लिए टीबी का। उस पर बहुत गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं। सर टीबी का ये प्रायतः देखा गया है कि पेशेंट जो है टीबी के ड्रग्स लेता है, 6 महीने तक लेता है, लेकिन नॉन रिस्पॉन्डिंग रहता है। सर वो जो है वो एएमआर की वजह से हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की वजह से हो रहा है। सर माइक्रोब जो होते हैं वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं और वो रेसिस्टेंस डेवलप करते हैं। इसलिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कीटाणु को जानने के लिए कि वो कीटाणु कौन सा है और उस पर कौन से ड्रग्स काम कर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से टीबी में भी तो हमारा सर बहुत ही ज्यादा हमारा फोकस है कि हम एक्सडीआर का डिटेक्शन कर रहे हैं। और इससे मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को और भिलाई की जनता को इससे बहुत ही फायदा होगा सर। बिल्कुल। तो जैसा कि श्रुतिका जी आपने बताया कि XDR टीबी के बारे में आप बहुत काम कर रहे हैं, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। इससे पहले मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आया था, और आपने एक शब्द भी यूज किया, AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो पहले लोग बीपी, शुगर, ऐसे लाइफ स्टाइल डिसीज़ के प्रति बहुत जागरूक थे। कोविड के बाद 2019 से लोगों में ज़्यादा जागरूकता आई इन्फेक्शियस डिसीज़ के प्रति। पोलियो, स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता, ये ऐसी बीमारियां थी जिससे हम पहले घबराते थे, पर जब इनके टीके आए तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आया कि हर बड़ी बीमारी का टीका आ जाता है और वो ठीक हो जाती है, और पूरा का पूरा जो एक लोगों का जागरूकता थी वो लाइफ स्टाइल डिसीज में चली गई। तो अब जब ये कोविड आया, मंकी पॉक्स आया, चिकन पॉक्स आए, वापस से चिकन पॉक्स बहुत आया, डेंगू कई बार फैल रहा है, बीच में स्वाइन फ्लू भी आया था। तो ऐसे में लोग कई बार अपने मन से बहुत सी दवाइयाँ भी ले रहे हैं। तो जो हम वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक मनाते हैं, तो मेरे दो प्रश्न हैं आपसे कि क्यों वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और दूसरा ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है। सर एंटी माइक्रोबियल वीक जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, रेसिस्टेंस का वीक जो हम एएमआर सेलिब्रेट कर रहे हैं सर, वो ये इसलिए किया गया 2019 में सर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उस आर्टिकल के हिसाब से लोगों की जो मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो लगभग 12 लाख लोगों की संख्या है प्रति वर्ष जो एएमआर की वजह से होती है। और अगर हम ओवरऑल मरने वाले लोगों की संख्या देखें तो लगभग रिलेटेड टू एएमआर इस लगभग 50 लाख लोगों की संख्या है। तो सर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होने की वजह से हम जान नहीं पाते कौन सा कीटाणु आपको इन्फेक्शन है और उस कीटाणु पे एग्जैक्टली कौन सा एंटीबायोटिक काम कर रहा है। और हम अपनी समझ से पेशेंट कल्चर नहीं करवाता है, कीटाणु की जांच नहीं करवाता है, और ओवर द काउंटर मेडिसिन एंटीबायोटिक्स इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, लोग मेडिसिन लेते रहते हैं और बहुत ही ज्यादा रेसिस्टेंस डेवलप करते जाते हैं।
इसी प्रकार से सर अगर मैं ये देखूं कि आपने एक आर्टिकल कुछ समय पहले न्यूज़पेपर पे आया था, एनिमल्स में जो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? लाइव स्टॉक करने के लिए जो एनिमल सर वो साइकिल जो है वहीं से शुरू हो जाता है। एनिमल्स में ऑलरेडी वो एंटीबायोटिक्स एनिमल्स को दिया जाता है। एनिमल्स को जब हम कंज़्यूम करते हैं, तो वो एंटीबायोटिक हम पे जाता है और वो इनबॉर्न हमारे अंदर रेजिस्टेंस पैदा करते चला जाता है। जब हम किसी उस कीटाणु से जब हम ग्रसित होते हैं, तब वो कॉमन एंटीबायोटिक्स जो हैं, वो हमें काम ही नहीं करते और हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पे जाना पड़ता है। क्योंकि एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, जिससे कई गुना ज़्यादा जो है बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स की बात करूँ तो वो अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं। तो उनका प्रोडक्शन की क्वांटिटी अगर मैं 1 में देखूँ तो उनकी म्यूटेशन की 100 में है। ठीक है, तो इतने ज़्यादा म्यूटेशन होने के बाद में एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा, ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से सर मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि प्लांट्स ग्रोथ के लिए प्लांट ग्रोथ के लिए भी सर एक आर्टिकल आया हुआ था कि प्लांट ग्रोथ के लिए भी सर एंटी फंगल ग्रुप के कुछ ड्रग्स एजोल ग्रुप के कुछ ड्रग्स यूज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से फंगस का जो फंगस जो कॉमन फंगल अपने इन्फेक्शंस होते हैं हमको, आजकल एंटी फंगल भी हमको काम नहीं करते। इनफैक्ट पहले टॉपिकल एंटी फंगल में काम हो जाता था, आजकल आईवी एंटी फंगल देना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है और फंगल का कल्चर करना, फंगल को आइसोलेट करना, उसकी एंटीबायोटिक निकालना, ये हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि हम अपने लैब में फंगल की का कल्चर कर रहे हैं, उसको ग्रोथ कर रहे हैं, उसकी उनकी एंटी फंगल की भी जांच कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं खुद एक फिजिशियन हूँ और हमारे तरफ हमने बहुत से ऐसे मरीज़ देखे हैं, वायरल के, फंगल के, बैक्टीरियल, इसके अलावा बहुत से पैरासाइट्स भी आते हैं। और कहीं ना कहीं भारत, ना केवल छत्तीसगढ़, पूरा भारत ही इन्फेक्शियस डिसीज़ के ट्रीटमेंट में पिछड़ा हुआ था। एनआईवी जो संस्थान पुणे का था, जब हमने कोविड में देखा कि वही था जहाँ पे बेसिक सब टेस्ट होती थी, चाहे निपाह वायरस आया हो चाहे कोविड आया हो। तो कोविड आने के बाद लगभग सभी स्टेट में आरटीपीसीआर लैब तो स्थापित हो गई, फिर भी बहुत से इन्फेक्शस एजेंट को हम अभी भी टच नहीं कर पाते। एक एग्जांपल के लिए आप देखिए, छत्तीसगढ़ में स्क्रब टाइफस कितना कॉमन फैला हुआ है, पर अभी भी इसकी डायग्नोसिस जल्दी से नहीं हो पाती। तो फंगल को लेकर भी मेरा बिल्कुल ऐसा ही मानना था कि फंगल का ट्रीटमेंट और उसकी डायग्नोसिस बहुत मुश्किल है। जब तक आप डायग्नोसिस नहीं करेंगे तब तक ट्रीटमेंट में आप आधे रास्ते में ही रह पाते हैं। जी, क्योंकि सर जब भी हम ये देखते हैं सेप्सिस में या फिर किसी भारी बीमारी या फिर इन्फेक्शन की बात करूँ, अगर उसमें आदमी ग्रसित होता है, तो उसको सारे टाइप का कवरेज देना पड़ता है, एंटीबायोटिक का कवरेज, थोड़ा एंटीवायरल का, एंटी फंगल का, तो सर उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा चली जाती है। और उसकी वजह से कवरेज, एम्पिरिकल कवरेज देने की वजह से उनमें रेसिस्टेंस की जो मात्रा है, वो हम दिनों-दिन बढ़ाते जा रहे हैं। और जब तक कि आपको ये पता नहीं चल जाए कि कौन सा कीटाणु है, तब तक के आप फाइनल एक ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर पाते। क्लिनिशियन के लिए भी ये बहुत ही परेशानी की बात हो जाती है। और सर आपने जैसे स्क्रब का के बारे में बताया, तो सर स्क्रब टाइफस जो है सर यहाँ पे हो नहीं रहा था, बाहर सैंपल जा रहे थे, उनकी रिपोर्ट जब तक आती है, ठीक है, तब तक के पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं बन पाता है, उसको सही एंटीबायोटिक नहीं शुरू हो पाती है, जबकि एक बहुत ही कॉमन सी, बहुत ही छोटी सी एक दवाई है जो कि स्क्रब पे काम कर जाती है। हम बड़ी-बड़ी दवाइयाँ चलाते रहते हैं जिसकी कॉस्टिंग जो है दिन की 15,000 20,000 की दवाइयाँ लग जाती है, आईवी लगती होती है, लेकिन छोटी सी एक ड्रग है जिससे उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आपको इन्फेक्शन हो तो आप उसके कॉज पे जाएं कि वो इन्फेक्शन किससे हुआ है, उसको आप पहले रूल आउट करें और उसके बाद ही आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। बिल्कुल, मतलब यदि आपको अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख दिख जाएगी तो निशाना साधना आसान हो जाएगा, नहीं तो आप बस तीर चलाते जी, जाएंगे और तीर महंगे भी पड़ेंगे और ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जी, इसमें चर्चा में आगे बढ़ाते हैं। हम टीबी के बारे में बात कर रहे थे। टीबी के बारे में जैसे हमको पता ही है कि इंडिया में 50% प्रिवलेंस है टीबी के इन्फेक्शन का, मतलब हर दूसरे व्यक्ति को टीबी का इन्फेक्शन है, भले बीमारी ना हो। हाँ जी, और इसी कारण कुछ बेसिक जो उपलब्ध टेस्ट थे, जैसे कि मॉन्टेक्स टेस्ट या अब टीबी गोल्ड भी हम बोल सकते हैं, या उतने कारगर नहीं है इंडिया में। और इसके अलावा जैसे कि जो टीबी के लिए उपलब्ध कई एंटीबायोटिक थी, जैसे हम बोल सकते हैं लिवोफ्लॉक्सासिन, जो सेकंड या थर्ड जनरेशन थी, ओवर द काउंटर होने के कारण बहुत सारी जगह में यूज हो रही है, तो टीबी में रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसे में आपकी लेबोरेटरी इस दिशा में क्या फ़ायदा कर पा रही है? और मैं यह जानना चाह रहा था कि अगर हम मॉन्टेक्स टेस्ट कॉमनली इंडिया में हमारे लिए उतने इफेक्टिव नहीं है, जो कि फॉरेन में हम बहुत कॉमनली करा सकते हैं, वहाँ पे टीबी का प्रेवलेंस कम है, तो इंडिया में मॉन्टेक्स टेस्ट के अलावा हम टीबी के लिए और क्या क्या जांचें कर सकते हैं?
सर माइक्रोबायोलॉजी पार्ट ऑफ व्यू से सर हमारे लैब में टीबी की स्टेनिंग से लेकर के टीबी के पीसीआर तक सारी चीजें हो रही है। हम टीबी का स्टेनिंग करते हैं, टीबी का कल्चर करते हैं। सर कल्चर जो होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। कल्चर का मतलब मैं आम जनता को बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी चीज को जिंदा कर लेते हो, ठीक है, तो उसके लिए उससे बड़ा प्रमाण क्या होता है? अगर कोई चीज आपको जिंदा दिख रही है तो हम उस टीबी के बैक्टीरिया को हम उसे ग्रो करते हैं, उसे हम जिंदा देखते हैं, फिर उसके बाद हम ये जान पाते हैं कि हाँ ये है। इसके अलावा सर पीसीआर पे हम काम कर रहे हैं, तो सर हम लोग टीबी पीसीआर करते हैं जिसका डिटेक्शन लिमिट ऑफ डिटेक्शन जो है सर 13 है, 13 सीएफयू पर एमएल। अगर 13 कॉलोनीज भी होंगे तो भी वो डिटेक्ट कर जाएगा। इतनी कम मात्रा में भी अगर आपके शरीर में वो मौजूद हैं तो वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और सर जिसकी टाइमिंग, अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो सर एक्चुअली में मुझे पूरा टेस्ट रन करके रिजल्ट आने में 3 घंटे लगते हैं। टर्न अराउंड टाइम आपका इतना कम है। तो जी सर। यूजुअली हम लोग जब टीबी की जांच कहीं भेजते हैं तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में हमको समय लगता है, मेनली रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। दूसरा, एज ए फिजिशियन हमको जो डिफिकल्टी आती है वो यही आती है कि कई बार टीबी के पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं और हमको पता है कि हम एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट ऐसे मरीजों के लिए बहुत अच्छा काम करता है और वह दवाइयाँ लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी हैं। बस दवाइयाँ हम जी स्टार्ट तभी कर सकते हैं जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए। तो 2 से 3 बातें जी आपने जो यहाँ बताई। पहली बात तो आपका टर्न अराउंड टाइम बहुत ही कम है, लेस देन 5 आवर, इज वेरी गुड। दूसरा, आप बहुत ही कम CFU, मतलब आपका अगर लेस देन 13 है तब भी आप हमको सैंपल में रिपोर्ट पॉजिटिव दे सकते हैं। मतलब कई बार, क्योंकि टीबी में एक दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि सैंपल कहाँ से लें। कई बार एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है, बायोप्सी में प्रॉपर बैक्टीरियाज नहीं आते, तो ऐसे में भी कई बार सैंपल नेगेटिव आते हैं पर वह हमको क्लिनिकली पता रहता है पॉजिटिव है। हम कई बार ऐसा जी कोशिश कर, हमको एक एक लेकुनी लगती है कि काश हमें पता लग जाए कि किसी पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए, हम टीबी की ट्रीटमेंट चालू कर सकें। गवर्नमेंट के रूल अभी ऐसे हैं कि विदाउट पॉजिटिव रिपोर्ट वी आर नॉट एबल टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। जी तो ये एक अच्छी बात जी बताई। जी। इसके अलावा जो मेन बीमारियां हैं टीबी और डेंगू और मलेरिया, इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियों में हमें ज़रूरत पड़ सकती है ऐसे एडवांस लेबोरेटरी की? सर हमारा जैसे रेस्पिरेटरी के सर हमारे पास जो मल्टीप्लेक्स के पैनल है उसमें सर हम लोग 27 पैथोजन जो कॉमन रेस्पिरेटरी पैथोजेंस हैं उसको सर हम टारगेट करके काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक ही सैंपल देना होगा। कोविड के टाइम पे सबको पता है नेजोफेरिंजियल ओरोफेरिंजियल स्वैब लिया जाता था। सर वो एप्रोप्रिएट सैंपल आप दीजिए और देने के बाद में आपको 5 से 6 से 8 घंटे में सर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन से कीटाणु से आपकी बीमारी है और उसके अनुसार ही आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। इसी तरह से सर पेट की से जो इन्फेक्शंस होते हैं पेट में उनके भी सर वैसे पैरामीटर्स हैं। और सर इसी तरह से जो दिमाग के, जब कहते हैं ना दिमाग में बुखार चढ़ गया जी, और दिमागी दिमाग बुखार के में बारे में बात इन्फेक्शन, करते हैं जी। जी सर उसके लिए भी 11 पैरामीटर्स हैं अपने जो कॉमन जो दिमाग में बीमारी कर सकते हैं वैसे पैरामीटर्स भी है। जैसे उनकी भी जांच सर हम 5 से 6 घंटे में उसकी रिपोर्ट हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से सर हमारा मल्टीप्लेक्स में वर्क है। सर हमने कॉमन जितने भी पैरामीटर्स हैं जिनसे कॉमनली इन्फेक्शंस होते हैं उन सारे पैरामीटर्स को टर्न अराउंड का टाइम बहुत कम कर दिया है ताकि पेशेंट को सेम डे, हमने कोशिश की है कि सेम डे ही हमें रिपोर्ट हम पेशेंट को दे सकें। श्रुतिका जी, आप बात कर रही थी कल्चर के बारे में और हमारा इस समय की थीम ही है वर्ल्ड एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। तो हम डायग्नोसिस ये तो पता कर लिया कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया या पर्टिकुलर वायरस है। अब उसमें कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी, क्योंकि हमारे पास अब एम्पल अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स है जिसमें बहुत सारी रेजिस्टेंस है, बहुत सी रेजिस्टेंस नहीं है। तो किस सैंपल में या इस व्यक्ति को जो भी इन्फेक्शन है उस व्यक्ति में कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी और क्या कितनी मात्रा में काम करेगी वह भी हमें पता लग सकता है? यस सर, ये बहुत ही ज़्यादा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखा गया है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस में इसका बहुत ही बड़ा कॉज है कि इनएप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक लेना और डोजिंग प्रॉपर नहीं होना, गलत तरीके से लेना। जैसे कि मैं एक छोटे से कॉमन ड्रग जो सभी घर में यूज़ करते होंगे, जब भी सर्दी खांसी होती है लोग एजिथ्रोमाइसिन खाते हैं। जो सर्दी खांसी होती है सर वो यूजुअली होती है कॉमन फ्लू की वजह से, वो वायरस की वजह से होती है। वहां पे एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया के लिए, तो वहां पे फ्लू के लिए एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं है। अब वो जो एजिथ्रोमाइसिन भी लेते हैं वो भी सर गलत तरीके से लेते हैं। वो लेते हैं, उसको सबको पता है एंटीबायोटिक बहुत हैवी डोज की होती है, उसको हमेशा खाने के साथ खाना चाहिए, ये सबका एक मिथ बना हुआ है। लेकिन जो एजिथ्रोमाइसिन है वो खाली पेट ही काम करती है। जब आप खाने के साथ लेते हो ना, वो सिर्फ आपका पैसा वेस्ट ही होता है। वो आप खाते हो, वो डाइजेस्ट होती है और निकल जाती है, वो कुछ काम नहीं कर पाती है।
तो सर ये सब चीजें भी ध्यान पे रखना। और कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे अमोक्सिक्लेव 625 mg होती है, लोग वो खुद से सोचते हैं 625 mg की दवाई बहुत भारी मात्रा में शरीर में गर्मी करने लगेगी, वो खुद ही डॉक्टर उसको टीडीएस में लिखता है, वो खुद ही बीडी से करके ओडी पे आ जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, मैं आपको समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जो भी ड्रग्स क्लिनिशियन से बिना पूछे एंटीबायोटिक्स ना लें, वो जिस डोज पे आपको दे रहे हैं उसी डोज पे लें। आपके घर में अगर आप जैसी बीमारी आपके साथ वाले आपके बच्चे को हो जाए तो अपने डोज की दवाई उनको ना दे दें, क्योंकि हर एंटीबायोटिक जो होती है, जो बड़ी एंटीबायोटिक्स होती है, वो पेशेंट के वेट के हिसाब से उनको दी जाती है। वो मार्केट में अवेलेबल है उसी डोज पे इसलिए नहीं दी जाती है, वो कैलकुलेट करके क्लिनिशियन आपको देता है। तो इसलिए क्लिनिशियन से बिना पूछे ओवर द काउंटर जाकर के एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए सर। सर गवर्नमेंट के भी इस पे आपने रेड लाइन अभियान सुना हो कि आजकल आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें लाल कलर का लाइन खींचा होता है। जी वो अभियान इसीलिए चलाया गया है क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जो कॉमन ड्रग्स से मलेरिया क्विनॉन से पहले ठीक हो जा रहे थे, अब उसके लिए इतने ज्यादा रेजिस्टेंट हैं कि उसके लिए भारी भरकम में दवाई चलानी पड़ती है। कुछ दिनों के बाद में वो भारी भरकम दवाई भी काम करनी बंद कर जाएगी। तो ऐसी स्थिति ना आए जब हमारे पास में कुछ ना बचे, उसके बचाव के बारे में हमें आज से ही खड़े होना चाहिए। बिल्कुल। एक मिथ होता है कई बार, लोग डॉक्टर जब एंटीबायोटिक लिखते हैं तो लोग एंटीबायोटिक खाना नहीं चाहते कि नहीं सर हमको हैवी डोज सूट नहीं करेगी, और मैक्सिमम वही जी लोग डॉक्टर के पास आने से पहले एंटीबायोटिक खा के आए रहते हैं। और जैसा कि जी आपने जी बताया जी कि एक्चुअली में सही डोजिंग में खा के नहीं आए रहते। तो लोगों तक यह जानकारी पहुंचना चाहिए कि एंटीबायोटिक सभी के लिए काम नहीं आती। जैसे कि संजीवनी बूटी, मैं कई बार बोलता हूँ कि संजीवनी बूटी सिर्फ लक्ष्मण के लिए थी, वो सेना के बाकी घायल हुए सैनिकों के लिए नहीं थी। तो आप वैद्य को डिसाइड करने दीजिए कि आपको कौन सी संजीवनी बूटी चाहिए और किस डोज में चाहिए और Exactly. किस समय और कितने दिन जी के लिए चाहिए। संजीवनी बूटी भी जी सूर्योदय से पहले ही ला के देनी थी लक्ष्मण को, नहीं तो काम नहीं करती। जी तो जी हमारे जी शास्त्रों में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई गई है जिसे हम गलत तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि आपने बहुत ही अच्छे जी तरीके से लोगों तक यह बात पहुंचाई कि कोई भी एंटीबायोटिक कभी भी नहीं खाना है, प्रॉपर डोज में खाना है, प्रॉपर सलाह से खाना है और प्रॉपर समय के अनुसार खाना है। और इसके अलावा जी अगर आपको वह दिन में 3 बार लिखी गई है तो दिन में 3 बार खाना है, दिन में 2 बार लिखी गई है तो दिन में 2 बार खाना है। अदरवाइज उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है, क्योंकि वो माइक्रोब्स को आप जी प्रॉपर डोजिंग में अगर आप एंटीबायोटिक नहीं जाएगी तो वो मरेगा तो नहीं, पर धीरे धीरे उसके प्रति एक रेजिस्टेंस पैदा कर लेगा। इसका एक एग्जाम्पल ये। अपने जी लिए कवच बना लेता है और एंटीबायोटिक जो होता है वो उस कवच से अंदर नहीं घुसता है। जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं या एंटी माइक्रोबियल होते हैं वो पूरे एक स्ट्रक्चर के लिए नहीं बनाए जाते, वो एक टारगेट सेल को लेकर बनाए जाते हैं। जी एंटी जितने भी कीटाणु होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो उस टारगेट पे चेंज करते हैं, या तो उसकी संख्या बढ़ा लेंगे, या तो फिर वो उसका स्ट्रक्चर चेंज कर लेंगे, या फिर उसके ऊपर कवरिंग बना लेंगे कि वो जो भी एंटी माइक्रोबियल है वो वहां तक पहुंच नहीं पाता है। तो इस बात को बहुत समझने की जरूरत है कि वो हमसे कई गुना सालों पहले से वो हमसे यहाँ से प्रेजेंट हैं कीटाणु जो हैं, और हमारे बाद भी रहेंगे। बिल्कुल। तो उनके पास हमसे बहुत ज्यादा बुद्धि है। तो एंटी माइक्रोबियल कैसे काम करता है इस बारे में आप बता रही थी कि जैसे तो इस बारे में और विस्तार से आप बता पाएंगे कि कोई भी एंटीबायोटिक कैसे काम करता है? क्या हर एंटीबायोटिक एक जैसे ही काम करता है या हर अलग अलग एंटीबायोटिक के अलग अलग तरीका होता है काम करने का? यस सर, हर एंटीबायोटिक जो होता है वो पर्टिकुलरली कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल पे काम करते हैं, कुछ उनके सिंथेसिस पे काम करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि उनको रोकने के लिए काम करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक जैसे कभी कभी देखा गया है कि डॉक्टर दो तरह की एंटीबायोटिक लिखता है। लोग सोचते हैं कि ये दो एंटीबायोटिक क्यों लिखी है, वो गूगल में सर्च करते हैं, देखते हैं दोनों का काम दोनों जो है वो रेस्पिरेटरी सिम्टम के लिए दिए जा रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, खुद से ही एक एंटीबायोटिक नहीं खाते और एक ही एंटीबायोटिक खाते हैं। तो ये वो बहुत गलत करते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है कुछ एंटीबायोटिक स्टैटिक होते हैं जो कि उनके ग्रोथ को रोकते हैं, और कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो उनको मारते हैं। तो ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैडम आप ये बोल रही तो डॉक्टर सिर्फ मारने वाली दवाई क्यों नहीं लिखता। मैंने आपको बताया कि वो अपनी संख्या इतनी जल्दी जल्दी बढ़ाते जाते हैं कि उनकी ग्रोथ को रोकना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम उनको स्टैटिक नहीं करेंगे वो बिल्कुल फ्लो ही करते जाएंगे। तो इसलिए दोनों तरफ से कवरेज दिया जाता है कि वो अपना ग्रोथ भी रोके और उसके बाद उसको उस पर मारने की भी दवाई दी जाती है, ताकि वो कंप्लीटली हमारे शरीर से एलिमिनेट हो जाए। बिल्कुल। इसमें बात को आगे बढ़ाते हुए मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा कि ट्यूबरक्लोसिस के शुरू के 2 महीने में, सामान्यतः शुरू के 2 महीने में और कई केस में 3 महीने या 4 महीने तक हम 4 एंटीबायोटिक एक साथ देते हैं, जो चारों ही बहुत अच्छी असरकारक एंटीबायोटिक होती हैं। उनमें से कुछ बैक्टीरिया को रोकती है जैसा कि डॉक्टर श्रुतिका ने बताया, और कुछ बैक्टीरिया को मारती हैं। और
चूँकि इन एंटीबायोटिक का असर तो एक हफ्ते में ही आ जाएगा और आपको 1 से 2 हफ्तों में काफ़ी अच्छा लगने लग जाता है, फिर भी ये एंटीबायोटिक टीबी के बैक्टीरिया पूरे मारने में कई महीने ले लेती है। इसलिए टीबी का ट्रीटमेंट 6 से 8 महीने तक चलता है। एचआईवी के केस में हम 3 से 4 एंटीवायरल का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जिसको आज के समय में लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। और वैसे लेप्रोसी के केस में भी हम 2 से 3 एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो यस जी, सर। इसके अलावा जी सर, जी, बताएं। आगे का इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, क्या जो लोग ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक खरीदते हैं, जैसे आपने पहले ही बताया कि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक नहीं खरीदना चाहिए, तो यह स्ट्रेटजी सरकार की तरफ से कितनी सही है? एजिथ्रोमाइसिन का एग्जांपल हम देते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन एक्चुअली में टीबी के लिए एक रिजर्व ड्रग थी, जो हमारे भारत में सबसे पहले एक्सडीआर और एमडीआर टीबी आया था, पर संयोग ऐसा हुआ कि लोगों ने उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट मान लिया, जबकि कुछ अलग जी कारणों से उसको दिया जाता था। तो ऐसे में ओवर द काउंटर जो एंटीबायोटिक मिलता है, तो आपके हिसाब से यह कितना सही है? यह मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या हैं? सर, ओवर द काउंटर सर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स फार्मासिस्ट जो होते हैं वो मुझे नहीं पता वो कितना ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाते हैं। कुछ गाँव-गाँव से लोग होते हैं, वो उसे कितनी अच्छी तरह से समझ पाते हैं और फिर वो आकर के ओवर द काउंटर आके बताते हैं कि मुझे सर्दी-खाँसी हुई है या मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो दर्द जो है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से हो रहा है, फूड पॉइज़निंग की वजह से हो रहा है या उसको अपेंडिसाइटिस है या किडनी स्टोन है, वो तो फार्मासिस्ट एग्ज़ामिन करके नहीं बता सकता। इसलिए सर यहाँ पे क्लिनिशियंस का बहुत ही अच्छा रोल होता है सर। बिना क्लिनिशियंस के प्रिस्क्रिप्शन के सर ओवर द काउंटर ड्रग्स तो नहीं लेना चाहिए सर। जी, एक चीज़ मैं और इसमें जानना चाहूँगा आपसे, जैसे कि वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक चल ही रहा है और लगातार खासकर पिछले 3-4 सालों से बहुत सारी चीज़ें और आई हुई हैं। एंटीबायोटिक के अलावा जी भी माइक्रोब से निपटने के और भी बहुत से उपाय हैं, कोविड में भी हमने देखा। तो ऐसे उपायों पे भी आप प्रकाश डाल सकती हैं क्या कि जो एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल या एंटी फंगल हैं, इनके अलावा भी एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए कैसा ध्यान रख सकता है? अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या ध्यान दे सकता है? सर, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, वो है हैंड हाइजीन। कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा जब एड भी आता था ना, उसमें भी एड का भी ड्यूरेशन ऐसा दिया हुआ था कि जाकर के हाथ धो के आइए। ठीक है, तो हैंड हाइजीन हमको बहुत ही अच्छे से फॉलो करना चाहिए। हमें हाथ बार-बार धोते रहना चाहिए। हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं खाने का या कोई भी बाहर का सामान है, उसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर हमको उपयोग में लाना चाहिए। और इसी प्रकार से सर खुद को सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए। खुद को ये समझ के पिछली बार भी यही बीमारी हुई थी, ऐसे सिम्पटम्स थे, इस बार भी यही खा लूँ, ये गलती नहीं करनी चाहिए। और सर ओवर द काउंटर की जहाँ तक बात चल रही थी, तो सर खुद से जाके खुद गूगल से डॉक्टर बन के जा करके फार्मासिस्ट को नहीं बोलना चाहिए कि मुझे ये दवाई दे दो और अपने हिसाब से डोज को एडजस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं सर, इसे भी अगर हम फॉलो कर ले तो हमारा इन्फेक्शन का रेट बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। जस्ट बेसिक फॉलो ऑफ हैंड हाइजीन कैन रिड्यूस बाय 57%। जी, इसके साथ समय अभाव के कारण इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में प्रश्न डाल सकते हैं। जाते जाते स्वीतिका जी, कोई टेक होम मैसेज अगर आप कहना चाहें तो? सर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और हैंड हाइजीन करें, अपने सेल्फ मेडिकेट ना करें, ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें और जब भी इन्फेक्शन या कोई भी बुखार या आ रहा है तो उसके कॉज को जानने की कोशिश करें, डॉक्टर से जाकर अपना इलाज कराएं, उसके इन्फेक्शन के कॉज को जानें और उसके अनुसार ही एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल एंटीफंगल आप शुरू करें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वीतिका जी, अपना कीमती समय देने के लिए। भविष्य में हम कोशिश करेंगे ऐसे प्रोग्राम और कर सकें और लोगों तक धीरे धीरे और जानकारियाँ पहुँचा सकें। धन्यवाद। थैंक यू सर। चलो चलो चलो।